हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 जून से लेके 1 जुलाई के जो क्वेश्चंस डिस्कस किया था, पोस्ट किया हुआ था मैंने टेलीग्राम पे, उसका सारा डिस्कस करने वाला हूं और हर एक क्वेश्चंस के कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करूंगा, जिससे आपको कम टाइम पे ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि NTPC हो गया, ग्रुप डी वगैरह हो गया, ठीक है, और SSC JEE, RRB JEE, CGL CHSL के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जनरल स्टडीज़ का, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो वो सारे बच्चे जो इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को देख सकते हो। और इसके पहले भी मैंने 9 जून से लेके 21 जून के जो क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया हुआ था टेलीग्राम पे, उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और डेली क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ इसका बेनिफिट देखो कैसे होने वाला है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया, ठीक है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मैंने फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन एक दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप उस क्वेश्चन को डेली में 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ तो फिर आपको करना क्या है कि एक क्वेश्चन जैसे फंडामेंटल राइट्स का मैंने दिया, तो आप क्या करो ना, फिर जो भी आपके पास रिसेंट अरिहंत का जो भी मटेरियल आपके पास होगा अवेलेबल, उससे देखो कि यार फंडामेंटल राइट्स मतलब कौन कौन से हैं, कितने सारे हैं, कौन सा आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। इसी तरीके से आप 10 क्वेश्चन मतलब कि आपके 10 टॉपिक हो गए, वहाँ से आप धीरे धीरे क्या करो, नोट्स वगैरह बनाते रहो। और इसी तरीके से जब आप धीरे धीरे करते चले जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार एक महीने या 2 महीने कंटिन्यू इसको फॉलो करो, तो अपने आप आपका जो नॉन टेक वाला जो सेक्शन होता है ना, अपने आप अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर आप सोचोगे हम पर्टिकुलर कि एक ही चीज़ को पकड़ के हम पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि देखो आपको एग्जाम का पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप UPSC का पेपर नहीं लिख रहे हो, ठीक है, रेलवे का लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उस तरीके से आप तैयारी करो ताकि कम टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। मेरा यही कहना, बाकी आपका जो मन है वो तो आप करोगे ही, लेकिन मेरा जो सजेशन था मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। तो व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प इशूड। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में पोस्टेज स्टाम्प कब इशू किया गया था, तो ये 1854 1854 में किया गया था, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा 1764 में क्या हुआ था, तो उसी टाइम जो आपका बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है, तो ये इसकी जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी, 1764 ईस्वी में हुआ था। 1576 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, ये कब हुआ था, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये आपका 1576 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि किन 2 लोगों के बीच हुआ था, तो ये आप इसको जाके चेक करना, ठीक है। 1761 की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा बैटल ऑफ पानीपत, मतलब जो आपका तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, वो कब हुआ था, 1761 में हुआ था। किन लोगों के बीच में हुआ था, आपका जो अफगान है और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें आपकी अफगान जो होती है उनकी जीत हुई थी, मराठा की हार हो गई थी उसमें, ठीक है। तो पूछा जाएगा पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर को जीत मिली थी। और दूसरा अगर पानीपत की युद्ध की मैं बात करूं तो ये हुआ था आपका कब, ये हुआ था आपका, इसमें 30 साल ऐड कर दो ना, तो ये 1556 हो जाएगा, ठीक है। तो 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था, इसमें अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर ने जीत हासिल कर ली थी, ठीक है। तो ये सारे बैकग्राउंड कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ आपका। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच कंट्री वॉज पेपर करेंसी फर्स्ट यूज़, मतलब जो पेपर हम लोग करेंसी जो यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट टाइम किस कंट्री में यूज़ किया गया था, तो ये चाइना के द्वारा यूज़ किया गया था, ठीक है। और इजिप्ट एक जो कंट्री है ये कहाँ पर है, इजिप्ट जो कंट्री है भैया ये आपकी अफ्रीकन कंट्री है। और आपका जो स्यूज़ कैनाल होता है, ये स्यूज़ कैनाल भी कहाँ पे है, ये आपका इजिप्ट में ही है। इसको 1869 ईस्वी में खोला गया था। और स्यूज़ कैनाल को खोलने से ही जो आपके यूरोपियन कंट्री जो हमारे कंट्री में आ रहे थे, उनके आने की जो रास्ता वो 7000 किलोमीटर का अप्रोक्स में कम हो गई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्यूज़ कैनाल कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे, वो आपका इजिप्ट में है। और कब इसको ओपन किया गया था, 1869 में ओपन किया गया था। और कितना डिस्टेंस कम हो गया स्यूज़ कैनाल को खोलने से, मतलब जो यूरोपियन कंट्री जो हमारे कंट्री में आते थे, तो ये आपका 7000 किलोमीटर कम कर दिया गया था, ठीक है। और इजिप्ट की कैपिटल क्या होगी, इसकी कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल कायरो हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, मतलब वर्ल्ड अर्थ डे जो होता है कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 22 अप्रैल को करते हैं, ठीक है। तो 22 मार्च को क्या करते हैं, उस दिन वर्ल्ड वाटर डे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, इसको आप नोट करते चलना। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करता है, ये आपका 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड अर्थ डे। देखो कन्फ्यूज़ मत करना, जैसे कि हमारी जो अर्थ होती है ना, ये इसमें पानी का परसेंटेज हम लोग 75% मान के चलते हैं। तो आप ये समझो कि सपोज आप अंतरिक्ष में हो, तो अंतरिक्ष में देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा, आपको पानी पानी दिखेगा। तो याद रखना कि अगर पहले 22 मार्च आ जाएगा तो आपको क्या बोलोगे, वर्ल्ड वाटर डे। और एक महीना जैसे आप बाद में चले जाओगे
ठीक है, एक महीना बाद आप ऐड करोगे तो 22 अप्रैल हो जाएगा आपका। और 22 अप्रैल को आप क्या मनाओगे, वर्ल्ड अर्थ डे मनाओगे। ठीक है, इस तरह से कुछ याद रख लेना आप। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, इस दिन हम लोग वर्ल्ड ओजन डे मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाते हैं। ओजोन लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का जो सेकंड लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पर पाया जाता है। और ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से एक हार्मफुल मतलब बहुत ही भयानक जो विकिरण आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, इसको धरती में पहुँचने से रोकता है। कौन, ओजोन रोकता है। क्यों, इससे होगा क्या, अगर धरती पर आएगा तो धरती पर आएगा तो ये स्किन कैंसर वगैरह की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि ओजोन जो है किस परत में पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, दूसरा परत जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। और O3 भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ता है उसी को हम लोग इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ग्रीन हाउस गैसेस अदरवाइज कॉल्ड रेडियो एक्टिव गैसेस इंक्लूड। तो देखो, ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको क्या बोला कि ये वो सारे गैस है जिसके कारण जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारे ग्रीन हाउस गैस होती हैं और इन्हीं को रेडियो एक्टिव गैसेस भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है। और अभी हमारे कंट्री में अगर मैं बात करूँ जून 2021 की बात कर रहा हूँ, जो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, NV रमन्ना बने हैं। ठीक है, NV रमन्ना बने हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्री संविधान में किस आर्टिकल में दिया हुआ, किस अनुच्छेद में है, तो उसको आप क्या बोलोगे, 324 का जो अनुच्छेद है वो किसके बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। जो आपका जो स्टेट में जैसे कि MLA का हो गया या फिर आपका MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, ये इन सारे को कंडक्ट करवाता है कौन, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फिनोमिनन ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इंटू 7 डिस्टिंक्ट कलर व्हेन इट पासिस थ्रू प्रिज्म। मतलब जब एक प्रिज्म रहता है और इसमें जब एक लाइट पास करती है तो क्या करता है, 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाती है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो होता है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे डील करता है, तो देखो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में टोटल 25 पार्ट है। ठीक है, 25 पार्ट हो गया और 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। 25 पार्ट में जो आपका थर्ड वाला पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में आर्टिकल 12 से लेके जो आर्टिकल 35 होता है, इसके बीच में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे मौलिक अधिकार दे के रखे हैं। मतलब ये अधिकार हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को दिया हुआ है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने किस कंट्री से बोरो किया था, मतलब ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने किस कंट्री के संविधान से लिया हुआ था, तो ये हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया हुआ था। तो ये जो आर्टिकल 23 और 24 है, ये भी क्या एक दोनों ही फंडामेंटल राइट्स है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को कैसा है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ जो ग्लूकोज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्या, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन होता है जो वो आपका स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इसमें कुछ सोचने वाली आपकी बात ही नहीं है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन हो गया, दादा साहब फाल्के हो गए हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपका जो ग्लूकोज होता है, तो यहाँ पर जो आपका ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ जो हमारा सेल है, जो जैसे कि हमें पता है कि इंसान का जो बॉडी बना है वो छोटा, जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल का लिए भी एनर्जी चाहिए, तो भाई उसका लिए मेन एनर्जी का सोर्स क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब डिस्कस करने वाले हम लोग ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर नहीं देखना है इसको, क्योंकि हम लोग सिर्फ नॉन टेक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 23 जून वाला है। कौन सी पहली ऐसी महीना थी जिसने क्या था, मतलब वर्ल्ड की जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ चुकी है। माउंट एवरेस्ट जो हमारे कहाँ पर है भैया, जिसको नेपाल में है। ठीक है, और कुछ पार्ट इंडिया में भी है।
तो संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो 2 बार मतलब क्या कर चुकी है, आपकी माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि पहली महिला कौन थी वर्ल्ड में से जो चढ़ी है कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट में। तब क्या होता है, तबई जुनको जो फर्स्ट महिला पूरी वर्ल्ड में है। पूछा जाएगा कि इंडिया की तरफ से फर्स्ट महिला कौन थी जो भाई मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाता है बचेंद्री पाल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है कि 2 बार कौन चढ़ी है, तो संतोष यादव, चाहे इंडिया से पूछे चाहे वर्ल्ड से पूछे। अगर पूछेगा कि इंडिया की तरफ से कौन सी पहली महिला चढ़ी थी तो बचेंद्री पाल, और फर्स्ट महिला मतलब पूरे विश्व में कौन चढ़ी थी तो उसका नाम हो जाएगा तबई जुनको। क्लियर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, USB जो होता है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा आपका जो सेल होता है जो सिर्फ प्लांट सेल में मतलब पाया जाता है, मतलब इन सब में से प्लांट सेल जो होता है मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, तो वो सेल वाल जो होता है, तो जो पौधे वाले जो सेल होता है सिर्फ उसी में प्लांट सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, बाकी और किसी में एनिमल हो या इंसान हो किसी के भी सेल में ये चीज़ नहीं पाया जाता, तो इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेचुरल फिनोमिना जो होता है, नेचुरल फिनोमिना मतलब प्राकृतिक जो घटना होती है दैट बिकम्स हार्मफुल ड्यू टू पॉल्यूशन इज। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। जैसे नेचुरल फिनोमिना करने का मतलब क्या हो गया कि देखो सपोज करो आपका जो वोल्केनो जो होता है लावा वगैरह जो आपके निकलते हैं उसके कारण अब देखो मीथेन गैस हो गया। ठीक है, CO2 गैस वगैरह निकलते हैं, तो ये नेचुरली निकलते हैं। और ये जो होते हैं गैस, इन्हीं को गैस को क्या बोलते हो तो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हो। क्यों, क्योंकि ये सारे जो गैसेस होते हैं जो जब हमारे वातावरण में ये आ जाते हैं तो सूरज से जो किरणें आती है कुछ अर्थ में टकराती है, तो कुछ अर्थ उसको अपने पास रख लेता है और फिर ये कुछ अंतरिक्ष में जाना चाहेगी। तो जब ये अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो ये सारे जो गैसेस रहती है वातावरण में ये इनको जाने नहीं देती है, ये फिर से अर्थ की तरफ भेज देती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ना बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा नेचुरल फिनोमेना के कारण कौन सा पोल्यूशन का कौन सा कारण होता, तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक एलिमेंट। देखो बायोटिक होता है एक अबायोटिक, इसका मतलब क्या हो गया भाई, सजीव और निर्जीव, यही तो पढ़े हो। मतलब बायोटिक मतलब बायो से समझ में आ रहा है भाई लाइफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सजीव वाला व्यक्ति चीज़ रहेगा, और अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं रहती है। तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें लाइफ नहीं है, वाटर, सॉयल, स्टोन। भैया इनमें किसी में भी लाइफ नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि हमारे संविधान में संशोधन। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम मतलब किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, तो वो 73वां संशोधन जो है 1992 में किया गया था और ऐड किया गया था क्या, पंचायती राज सिस्टम। और 74 जो आपका संशोधन है अमेंडमेंट है, इसके द्वारा क्या ऐड किया गया था, म्यूनसिपैलिटी मतलब जो आपके नगर पालिका जो होता है। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी जो होता है ये आपका 74 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। क्लियर है। UPSC जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे फुल फॉर्म, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो किस अनुच्छेद में, तो ये आर्टिकल 315 में है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। पूछेगा आर्टिकल 324 में क्या है, तो इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, 280 में क्या है, तो 280 में फाइनेंस कमीशन है। क्लियर है। चलो, लाइकेन जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किन दो चीज़ों के बीच, तो ये एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अकबर वाज, तो ये कौन था, इसका आंसर है कौन, रहीम खान है। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पे गलत दिया हुआ, इसका आंसर रहीम खान हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल वीमेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए भाई हम लोग को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस डे को क्या बोलते हैं 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुल फॉर्म ऑफ PDF क्या होता है भाई, PDF वगैरह सब यूज़ करते हो तो बताओ फुल फॉर्म क्या होगा, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। क्लियर। कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो वॉलेटाइल होती है, मतलब उसमें कुछ डेटा स्टोर होगा, उसके बाद जैसे ही आप अपना लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह ऑफ करते हो उसके बाद उससे जो भी आपका डेटा उसमें स्टोर हुआ तो वो भाई गायब हो जाएगा। वॉलेटाइल का मतलब खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहला कौन मेंबर बने थे, तो बने थे कौन, दादा भाई नूरजी। और याद रखना इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने ही 1906 में कलकत्ता के सेशन में स्वराज की मांग डिमांड किया था। क्या मतलब
स्वराज की डिमांड किसने किया था फर्स्ट टाइम? तो बोलो क्या, स्वराज मतलब क्या, स्वतंत्र राज्य की डिमांड किया था दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे? कलकत्ता सेशन में 1906 में किया था। और इन्हीं को बोला जाता है क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आया जाता है, ठीक है, पूछा जाता है, पास्ट में पूछा भी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया गया था? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 1921 में डिस्कवर किया गया था। क्लियर है। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो होता है, तो ये किस नदी में मतलब स्थित है? तो भैया ये आपका सतलज रिवर जो है वहाँ पर ये स्थित है। ये आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाता है। क्लियर है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किस स्टेट में बिलोंग करता है? तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये असम में आपका बिलोंग करता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है किसके बारे में बात करता है? मॉन्ट्रियल जो एक जगह है कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है। कनाडा में एक जगह है, कहाँ? मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि अगर ये हमारी धरती है तो धरती के चारों तरफ से वातावरण है और वातावरण को लेयर बाय लेयर में बांटा गया है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन का लेयर क्या होता है? कम होने लगता है ना। तो फर्स्ट लेयर को ट्रोपो बोल देते हैं, फिर स्ट्रेटो बोल देते हैं। तो ये जो आपका सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, इसमें पाया जाता है क्या? ओजोन पाया जाता है, O3 पाया जाता है। और यही O3 हमें रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रे से, मतलब जो सन से अल्ट्रावायलेट रे जो निकल के आती है ये धरती में पहुंचने ही नहीं देता है, ठीक है। धरती में अगर पहुंच जाएगी तो स्किन कैंसर वगैरह की जो बीमारी है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट वे में होने लगेगी। तो ये अगर मान लो ये जो ओजोन का जो लेयर बना हुआ है ये डिप्लीट करता है। डिप्लीट मतलब ये क्या हो जाएगी भैया, ये धीरे धीरे मतलब हटने लगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे अल्ट्रावायलेट रे पास करने लगेगा। तो इसको हमें रोकना है, इसको हमें फटने नहीं देना है। तो उसी के लिए जो प्रोटोकॉल साइन किया गया तो उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड होता है। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के टेम्परेचर को कम करने के लिए भी एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं काइटो प्रोटोकॉल, ठीक है। काइटो जापान में एक जगह है, ठीक है। तो वो बात करता है कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2 जो होता है, जैसे कि आपका इंडस्ट्री या जो हम लोग गाड़ी वाड़ी बहुत सारा यूज़ करते हैं, फ्यूल को जलने से जो निकलता है उनको कैसे कम किया जाए ताकि अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया मेरे भाई, धरती का टेम्परेचर, तो जितने भी आइस है ना, कहाँ पे? अंटार्कटिका में हो या जहाँ पर भी हो, वो सारी गलने लगेगी, पिघलने लगेगी, ठीक है। और ये पिघलेगी ना तो ये कहाँ आएगी भाई? समुद्र में ही आएगा। समुद्र का जो तल है इसका जो लेवल है ये बढ़ने लगेगा और टापू वाली जितनी भी कंट्री है ना वो डूब जाएगी। और इसके कारण क्लाइमेट चेंज, जलवायु का परिवर्तन भी होता है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ठीक है। बारिश भी टाइम पे आपका नहीं आता है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। तो इन सब को जो कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल है ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वो आपका कौन सा? काइटो प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब विटामिन ए के कमी से भैया कौन सा डिजीज़ जनरेट हो सकता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आपका जो होता है ये जनरेट हो सकता है, मतलब रात को आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कौन सी ऐसी रिवर है इंडिया की जिसको हम लोग बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दामोदर रिवर है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं। क्लियर है। और इंडिया जो हमारी इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन है? आपकी गंगा है। ये जब गंगा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो भैया इसका नाम क्या रहता है? वहाँ पे पद्मा नाम रहता है, ठीक है। और जब गंगा और आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है तो उस दोनों वहाँ पे जो उनका नाम रहता है दोनों का, उसको बोलते हैं क्या? मेघना बोल देते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या? द क्लोजियम। क्लोजियम मतलब देखो हमें पता कि हमारे दुनिया में मतलब 7 अजूबे हैं, तो 7 अजूबे में से एक का नाम क्या है? द क्लोजियम है। तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये इटली से रिलेटेड है। बाकी के 6 अजूबे उसमें से एक तो आपको पता हमारे कंट्री में है, कौन? ताजमहल है भैया। बाकी सारे आप देखना कि कौन से अजूबे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलो ठीक है। उसके बाद क्या? फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो भैया इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सैटेलाइट हमारा आर्यभट्ट है, ठीक है। और फर्स्ट मिसाइल की बात कर देता तो फर्स्ट मिसाइल हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और जो बच्चे रुक्मणी की टिक किए हो इसका मतलब क्या होगा? ये फर्स्ट आर्मी के लिए सैटेलाइट था, ठीक है। फर्स्ट आर्मी सैटेलाइट पूछेगा तब बोलना रुक्मणी। और इंडिया के लिए फर्स्ट सैटेलाइट कौन थी? तो वो थी आर्यभट्ट। और फर्स्ट मिसाइल का नाम क्या है? तो वो हो गया आपका पृथ्वी। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? नो डाउट आपको भी पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे यहाँ पे जो स्पेस फील्ड है मतलब बहुत आगे हम लोग बढ़े हैं। फर्स्ट पर्सन कौन था इंडिया का तरफ से जिसको रमन मैग्से अवार्ड दिया गया था? मतलब रमन मैग्से अवार्ड जो है फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के याद में दिया जाता है। और इसी को एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है, ठीक है। एशिया का नोबेल प्राइज़ किसको बोला जाता है? रमन मैग्से अवार्ड को। तो फर्स्ट टाइम मिला था आचार्य विनोबा भावे को मिला था, ठीक है। इन्हीं को मिला था फर्स्ट टाइम। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नाम था वो सुकुमार सेन था, ठीक है। जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं चाहे आपके लोकसभा का हो चाहे आपके
जो स्टेट में आपके एमएलए वगैरह का जो आपका विधानसभा का जो इलेक्शन होता है। और ये किस अनुच्छेद में, तो ये आर्टिकल नंबर 324 के अंदर आता है। जीवी मालवणकर कौन है? ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, फर्स्ट लोकसभा के जो स्पीकर है उसका नाम क्या है आपके? जीवी मालवणकर। क्लियर है। बार्क जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लियर है। जो गद्दार पार्टी है 1913 में इसका बनाया गया था, किन लोगों के बीच बनाया गया था? तो ये किन लोगों को द्वारा बनाया गया था? तो ये आपका तीनों, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाखना। ठीक है, तो आप ये से याद रखना, लाला, ठीक है, लाला दास सोहन। लाला दास गया किससे? सोहन से मिलने के लिए। बस लाला दास गया सोहन से मिलने के लिए। ये लाला दास गया सोहन के पास, बोला भाई चलो हम लोग क्या करते हैं, एक गदर करते हैं। गदर मतलब एक गदर पार्टी बनाते हैं। कब? 1913 में। कौन? लाला दास सोहन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से तीनों का नाम याद रहेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पूना पैक्ट जो ये कब साइन किया गया था? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट के साथ पूछा जाता है। ये 25 सितंबर 1932 को किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन था? देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो हमारे अभी जो कांग्रेस हमारे कंट्री में है ना, उसी का नाम पहले था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 1885 में स्थापना इसका हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूमे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन इसके? W.C. बनर्जी जो थे, ये इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि पहली महिला जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन था? तो एनी बेसेंट था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पहले अच्छे से सुनना या पढ़ना क्या बोल रहा है कि इंडिया की तरफ से भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो भाई इंडिया की तरफ से जो थी वो सरोजनी नायडू थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। हमेशा याद रखना इसको, लॉर्ड कुर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये सारे तीन नाम क्या है? अब देखो पूछा जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अच्छे से सुनना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वारेन हेस्टिंग। फिर पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो बोलोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सॉरी। और पूछेगा फर्स्ट वायसरॉय कौन है? तो क्या बोलोगे? फर्स्ट वायसरॉय जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, तो फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने मतलब स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था ये 26 जनवरी 1930 को मनाया था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1929 में आपके JL नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था कहाँ पर? लाहौर में। उनके द्वारा ही पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण तरीके से स्वतंत्र राज्य की डिमांड किया गया था। कहाँ पे? लाहौर के सेशन में 1929 में। तो इसी दिन को हम लोग फर्स्ट टाइम मनाए थे। कब? 1944 तक हम लोग इसको मनाए हैं इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हम लोग हो गए तब हम लोग इसको मनाने लगे 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को मनाने लगे एज ए इंडिपेंडेंस डे। क्लियर है। ठीक है। रेपो रेट किसको बोलते हैं? देखो यार ये सारे कुछ रेट होते हैं। ठीक है, जैसे रेपो रेट हो गया, आपको मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे कि मान लो RBI है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमारे कंट्री का मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मतलब पैसा मार्केट में अगर ज़्यादा आ गया तो भाई दिक्कत है, कम रहेगा तो दिक्कत है, क्योंकि उसको एक बैलेंस बना के चलना है ताकि भाई ऐसा नहीं कि जो अमीर हो रहा है वो और अमीर होते जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएगा। मान लो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसा आ गया, पैसा आ जाएगा तो मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो बोलेगा भाई मेरे को दे दो, ठीक है, तो भाई गरीब वाला इंसान क्या करेगा? भूखे मरेगा क्या? नहीं। अगर मान लो मार्केट में कम पैसा है, मार्केट में कम पैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? मंदी हो जाएगा। मंदी हो जाएगा मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर फार्मर से लेकर लोग रहेंगे तो वो जब सामान ही नहीं खरीदेंगे कोई भी इंसान तो भैया उनकी तो लुटिया ऐसे डूब जाएगी। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए RBI के पास कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है SLI मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR बोलते हैं। ठीक है, एक होता है CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सारे टर्म आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप हमेशा याद रखना इसको। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ये जो रेपो रेट क्या होता है कि RBI जो होता है ना उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए। किसको? बैंक को। मान लो कि बैंकों को भाई पैसा की ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है। अब बोलोगे सर कि बैंक के पास पैसे कैसे नहीं रहेंगे? क्योंकि हो सकता है बैंक ने भाई लोन दे दिया बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जो आदमी पैसा जमा करेगा उसको भी तो पैसे चाहिए ना, तो वो अगर मान लो निकालने के लिए जाएगा और बैंक के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो भाई ये क्या करेगी? RBI से लेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है RBI के द्वारा, ठीक है,
किसको, इन बैंक को, तो उसको बोलते क्या, रेपो रेट बोलते हैं। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मान लो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में पैसा कम करना चाहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैंक वालों को बोलेगा भाई तुम मेरे को क्या करो, कुछ पैसे दे दो उधार में, जिसको मतलब बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट से क्या होगा कि मार्केट में जो पैसा अगर ज़्यादा रहेगा तो वो उसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कम हो जाएगी, मतलब वहाँ पे मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा रहेगा तो बैंक से क्या करेगा, आपका आरबीआई पैसे ले लेगा कुछ आपका इंटरेस्ट दे के, तो मार्केट में ऐसे ही पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। और बाकी आपके एक हो गया केस रिजर्व रेशो, ठीक है, और हो गया SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। केस रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी बैंक में अगर 100 रुपया जमा हो गया, ठीक है, तो उस 100 रुपये में से कुछ पार्ट बोलेगा आरबीआई कि मेरे को जमा करके रखो भाई, ठीक है। अब मान लो 100 रुपया आया, इसका मतलब ये थोड़ी यार कि बैंक वाला क्या 100 रुपया पूरा यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं है। 100 रुपया यूज़ कर लेगा तो उसके पास भाई हाथ में भी तो पैसे होने चाहिए ना, कब विजय माल्या वाली जैसे कंडीशन बन जाएगा किसी बैंक को, किसको पता है, तो ये कुछ पैसा दे देता है आरबीआई को रखने के लिए, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि केस रिजर्व रेशियो, मतलब मेरा जो केस है वो रिजर्व है, ठीक है। और फिर बोलेगा कि चलो इसने 10 रुपया दे दिया आरबीआई को, फिर बचा क्या था 90। अब 90 में से क्या ये 90 का पूरा बिजनेस करेगा, मतलब 90 में क्या सबको लोन उन देगा, नहीं। फिर बोलेगा तुम अपने पास भी कुछ पैसा रख लो, इसको बैंक को बोलेगा, तो बैंक अपने पास जो पैसा रखता है उसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैंक अपने पास सपोज 10 रुपया रख लिया, अब बाकी जो 80 रुपया बचा ना, इस 80 रुपया में वो किसी भी आदमी को लोन दे देगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इंडियन गवर्नर पूछा मेरे भाई, तो वो CD देशमुख है, लेकिन पूछता कि फर्स्ट ओनली गवर्नर पूछता तो हो जाता सर ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ओलंपिक गेम वाज प्लेड इन। तो भैया एथेंस में हुआ था, जो कि ग्रीस की जो कैपिटल है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि फर्स्ट मतलब ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच शेड्यूल इज़ लैंग्वेज। मैंने आपको क्या बोला, टोटल हमारे जो संविधान है उसमें स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे और धीरे धीरे बढ़ के 12 शेड्यूल हो गया। तो आपका जो 8 शेड्यूल है जिसमें हमारे 22 लैंग्वेज आपके हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि संविधान के किस शेड्यूल में लैंग्वेज को रखा गया है, तो आपका जो 8th वाला जो शेड्यूल है उसमें रखा गया है। क्लियर है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग जाकर वोट डालते हैं? और बिल्कुल नहीं डालते हैं भाई। हम लोग जो चुनते हैं किनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि आपका लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जिसको हम लोग MP बोलेंगे, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, उसके बाद जो हमारे MLA होते हैं, विधायक लोग, ये लोग जाके वोट करते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग पहले इनको चुनेंगे और ये लोग जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने आयरलैंड से लिया हुआ था। क्लियर है। आयरलैंड से हम लोगों ने प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है हमारे कंट्री में उसका कंसेप्ट लिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो ये आपकी आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है इसी को बोला जाता है फर्स्ट एडवोकेट ऑफ इंडिया। मतलब फर्स्ट एडवोकेट जो होता है वो कौन है आपका, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 किसके बारे में बात करता है, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बात करता है। बोलेगा कि क्वेश्चन में बताओ प्रेसिडेंट जो है किस आर्टिकल में दिया गया, तो क्या बोलेगा आर्टिकल 52। और आर्टिकल 63 जो होता है ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में बात करेगा। ठीक है। और आर्टिकल 75 जो है ये प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के बारे में बात करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का अगर स्टडी जो करते हो सेल, ठीक है, जो हमारा बॉडी जैसे कि तो घर बनाने के लिए एक छोटी छोटी ईंटों को जोड़ के बनाते हैं, उसी तरह हमारा बॉडी जो है जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है। तो सेल की जो अगर स्टडी करोगे तो क्या मतलब जैसे सेल होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, बहुत सारा कुछ होता है ना, लाइबोसोम, तो उसके स्टडी को बोलते हैं क्या, सिटोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे अगर हमें ह्यूमन काइंड मतलब इंसानों के बिहेवियर के बारे में या उसके बारे में जो भी स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओर ऑफ आयरन मतलब आयरन का एस का क्या है, तो आयरन का एस का आपका हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये अर्थ हो गया, अर्थ के चारों साइड में क्या होता है, क्लाउड होता है, बादल होता है। ठीक है। तो ये जो बादल होते हैं ये होते क्या, ये आपके वाटर के वेपर होते हैं। मतलब यहाँ से गर्मी के टाइम में जो गर्मी या मतलब सन के रेस के कारण वाटर जो होता है वाष्प होकर ये कहाँ चले जाते हैं, वाष्प हो जाएंगे तो ये हल्का लाइट हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं, तो ये फिर हमारे यहाँ पे ये वातावरण में चले जाता है, यहाँ पे क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है। तो भाई ये क्लाउड जो होता है
क्या होता है, यही हमें बारिश के रूप में फिर मिलता है रिटर्न। तो अगर हमें आर्टिफिशियल रेन करवाना, मतलब कि बारिश नहीं हो रही है तो भाई हमें बारिश करवाना है, ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड अगर हम जाके क्लाउड में छिड़क देंगे तो भाई अपने आप बारिश होने लगेगी। जैसे चाइना जो है इस तरह की हरकतें करते रहता है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा बारिश किया जा रहा है, ना कि प्रकृति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपोजिशन ऑफ ब्रास। तो ब्रास किससे मिलकर बना होता है, कॉपर एंड जिंक से मिलकर ब्रास बना होता है। कॉपर एंड टीन से मिलकर जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलेंगे। क्लियर है, ब्रॉन्ज। कनकेव मिरर जो होता है ये यूज्ड फॉर, ये होता है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर सेविंग जो हम लोग करते हैं उस मिरर को लिए भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे जो टीथ वगैरह होता है उसको मैग्नीफाई मतलब बड़ा साइज़ में करके देखने के लिए, और जो टेबल लैंप हम लोग सेट का होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है किसको, कनकेव मिरर का। तो इसके लिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर जो आपका मिरर होता है उसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो रियर व्यू होता है, पीछे का जो हमें व्यू देखना होता है हमें, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे बाइक हो, तो उसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बड़े चीज़ मतलब बहुत सारे एरिया को छोटे में करके दिखा देता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, जिसको अगर देखना है तो लिंक तो इस वीडियो के नीचे मिल ही जाएगा, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यार बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे बनते हैं। केटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो मेटल जो होता है पॉजिटिव ही होते हैं, और एनायन मतलब निगेटिव चार्ज से मिला के क्या बनते हैं, एनायन कौन होता है, नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव वाले जो होते हैं, पॉजिटिव मतलब मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। जब ये किस अवस्था में रहे, पिघला मतलब मोल्टेन अवस्था में रहेगा, तब ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड के बारे में सही बात बोला गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके रेलवे वगैरह में। इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है भाई, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी पदार्थ बना रहता है ना, पदार्थ किससे मिलकर बना रहता है, एटम से, परमाणु से मिलकर बना होता है। उस परमाणु के अंदर जाओगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चार साइड में चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन का खोज और न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, ये दोनों ही खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था भैया, इसने न्यूट्रॉन का खोज किया था। क्लियर है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज ऑफ मैटर। तो फिजिकल चेंज ऑफ मैटर मतलब जिसको आप आंखों से देख के बता सकते हो, तो वो एग्जाम्पल कौन सा है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो, चाहे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या कि सॉलिड जो रहता है वो तुरंत आपके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट इसमें आएगा ही नहीं, जैसे कि कपूर हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बॉइलिंग और इवेपोरेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, ये सारे क्या ऑल आर एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। तो इसने पूछा था कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो फिजिकल चेंज का आपका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारे हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी, ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ एलिमेंट इज़ नॉट ए नोबल इनर्ट गैस। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, फिर आपका आर्गन आता है, ठीक है, जेनन आता है, फिर रेडन हो गया, ये सारे आपके नोबल गैस है जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जो एसिड रेन होता है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है क्या, <5 होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, ये स्लाइटली मतलब एसिडिक होती है। उसके बाद ये जो होता है ये जो इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं ना, उसके कारण जो एयर में होते हैं क्या, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण ही एसिड रेन होता है। तो क्या ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। और ऑक्साइड्स का जो होता है आपका नाइट्रोजन और सल्फर के कारण, उसके कारण क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि जो एसिड रन होता है जिसको हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं, ये इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये <5 होता है। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो आपके ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, चाहे आपके सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोल दो या नाइट्रस ऑक्साइड बोल दो, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, वातावरण में। तो इन्हीं ऑक्साइड के कारण, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। और ये दोनों बनाते हैं क्या, एक बनाएगा नाइट्रिक एसिड, एक बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या कि जो बंदा सामने का चीज़ तो दिख सकता है लेकिन दूर का नहीं दिख सकता, ठीक है। देखो मायोपिया एक होता है हाइपरमेट्रोपिया,
ठीक है, एक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया ये होता है, ठीक है। अब देखो मायोपिया वर्ड छोटा है मतलब सामने का चीज़ दिखेगा, इसको दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब बड़ा है, मतलब बड़ा वर्ड है ना यार, तो ये दूर का चीज़ दिखेगा और इसको सामने का नहीं दिखेगा, इसलिए कहना चाह रहा हूँ। तो मायोपिया को अगर इस दोष को अगर दूर करना है तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करता है? कनकेव लेंस, मतलब ये वाली जो लेंस होती है। और अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया जो होती है, मतलब जो बंदा दूर का चीज़ देख सकता है लेकिन सामने का नहीं देख सकता, उसको अगर दूर करना है तो उसके लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर है। फर्स्ट वुमेन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट का? तो उसका नाम था फातिमा बीबी, जो है इंडिया की फर्स्ट महिला जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट का। देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का पूछा है तो क्वेश्चन पहले देखा करो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। मेरे भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो पहले। किसमें बोला? इकोनॉमिक्स में बोला ना, तो अमर्त्य सेन को मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था किसमें? लिटरेचर में मिला था। लिटरेचर मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं साहित्यकार, ठीक है। और इनको कब मिला था? 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। और अमर्त्य सेन को जो मिला है ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला हुआ था फर्स्ट टाइम। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? जिसको बोलते हैं कोपेनहेगन, ठीक है। जकार्ता किसकी, आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल। मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस कंट्री जो है उसकी कैपिटल है। और ऑस्ट्रिया जो है इसकी कैपिटल हो गया वियना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 49 जो आपकी पैरेलल लाइन है, मतलब एक लाइन जैसे हमारे चाइना और इंडिया के बीच एक लाइन आता है, ठीक है, और पाकिस्तान के भी बीच एक लाइन आता है। तो यहाँ के बीच, यहाँ पर जो लाइन आती है पाकिस्तान और इंडिया को जो लाइन सेपरेट करती है उसको क्या बोल देते हो? रेड क्लिफ लाइन बोलते हो, ठीक है। और इंडिया और चाइना को जो सेपरेट करती है उसको क्या बोल देते हो? मैक मोहन बोल देते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ जो आपका 49 पैरेलल जो आपका लाइन है ये किन दो कंट्री को सेपरेट करेगी? तो मेरे भाई ये सेपरेट करती है यूएसए और कनाडा को, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ क्वेश्चन, सॉरी ये मैंने पूछा था कि भाई क्वेश्चन का मीडियम क्या होना चाहिए, तो बहुत बच्चों ने इंग्लिश एंड हिंदी बोला था, लेकिन अभी मैं इंग्लिश को ही लेके चल रहा हूँ। मेरे को टाइम मिलेगा तो भाई दोनों मीडियम कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो भी डाले जाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो मोटिवेशन के पर्पज़ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैलिडिटी टाइम ऑफ चेक क्या होता है? तो इसका जो वैलिडिटी टाइम होता है वो होता है आपका कितना? 3 मंथ होता है। क्लियर है। UNFCCC जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो होता है, जलवायु को परिवर्तन से रिलेटेड जो आपका संस्था है उसका नाम है UNFCCC। तो ये क्या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ नेम उस ऑर्गेन का नाम बताओ जो क्या नाइट्रोजन वाला कंपाउंड हमारे ब्लड से दूर करता है। तो भाई इसका नाम क्या? किडनी है, ठीक है। क्लियर है। लीवर जो हमारे यहाँ पे होता है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रंथि होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रंथि का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? लीवर है। बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भैया ये हीलियम गैस भरी जाती है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा जो है ये आपका स्पेस फील्ड की काम करता है अमेरिका का, जिसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या सही है? बिल्कुल ट्रू है। और हमारे कंट्री से रिलेटेड क्या है? स्पेस से रिलेटेड इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1969 में बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है। और अब मेरे को ये बताना कि इसके जो अभी हेड कौन है किसका? इसरो का। कमेंट करके अगर आपके पास टाइम है तो भैया आप गूगल या आपको याद हो तो देख के ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। आर्यभट्ट जो है ये फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की है जो 19 अप्रैल में बनाया गया था। लेकिन 19 अप्रैल किस ईयर में? तो आपको याद रखना 1975 में ही इसको बनाया गया था। क्लियर है। ये क्वेश्चन डेट के साथ पूछा गया इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ, ठीक है। कौन सी कंट्री के साथ ये मैच नहीं किया? मतलब जो 7 अजूबे हैं जिसमें से पेट्रा भी एक 7वां अजूबा है जो जॉर्डन वाली जो कंट्री है वहाँ पे बिलोंग करता है, ये सही बात है। माचू पिचू ये भी पेरू से बिलोंग करता, सही है। क्राइस्ट द रिडीमर एक स्टेचू है जो कि ब्राज़ील से मतलब बिलोंग करता है। ये आपका जो 3 अजूबे है। तो क्या ये सारे सही है? इसने पूछा नॉट करेक्ट मैच, तो भैया यहाँ सारे करेक्ट मैच है, जिसका आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फुल फॉर्म इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो देखो अब रॉन्ग पूछा ना, तो यूनेस्को जो होता है, यूनेस्को क्या होता है? ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भाई क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके फुल फॉर्म क्या? इसकी जो हेडक्वार्टर ये कहाँ? पेरिस में है। बहुत आते हैं, ठीक है। जो फ्रांस की कैपिटल है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड एक जगह है। UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका आप हेडक्वार्टर जाकर सर्च करना।
WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। तो ये पूछा कि कौन सा रॉन्ग है, तो भैया कोई भी रॉन्ग नहीं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें पूछा विच आंसर इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। जो बेसल कन्वेंशन, बेसल एक जगह है, ठीक है। तो बेसल कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल हैजार्डस वेस्ट होता है, मतलब जैसे कि देखो हमारी कंट्री है, ये चाइना है। अब चाइना क्या करेगा, केमिकल मान लो इसके पास जो वेस्ट इसके कंट्री में बनता होगा वो हमारे कंट्री में आके क्या मतलब उसको क्या कर सकता है, डिस्पोजल कर सकता है, जमा कर सकता है, नहीं कर सकता है। किस कन्वेंशन के तहत, तो बेसल कन्वेंशन के तहत कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके केमिकल हैजार्डस मतलब जो खतरनाक जो चीज़ होती है, केमिकल वाले सब्सटेंस पदार्थ जो होते हैं उसको हम लोग जाके डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि मॉन्ट्रियल एक कनाडा में जगह है, जो ओजोन लेयर को बचाने के बारे में बात करता है। ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, तो ये भी सही बात है। काइटो प्रोटोकॉल जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ को टेम्परेचर से कम करने के लिए बात करता है, तो ये भी सही चीज़ है। रामसार कन्वेंशन जो होता है वेटलैंड, रामसार एक जगह कहाँ ईरान में है, तो ये बात करता है वेटलैंड कंजर्वेशन मतलब वेटलैंड को बचाने के लिए बारे में बात करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो पूछा इसमें क्या कि कौन सा रॉन्ग है, तो नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको एक जगह ऐड कर दिया ताकि आपको भैया सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाए। स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। पूछा कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हेडक्वार्टर मतलब नॉट करेक्ट मैच, तो जो सेंट्रल रेलवे है उसके हेडक्वार्टर मुंबई है, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है। देखो हमारा जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है ये है ईस्ट में, लेकिन इसको वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब 1905 में 16 अप्रैल 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था, तब ये वाला जो हमारा वेस्ट बंगाल अभी है ये वेस्ट पार्ट में था, ठीक है। और अभी ये जो ईस्ट पार्ट का जो अभी आपका बंगाल था ये बन गया क्या, बांग्लादेश बन गया। आपको पता होगा 1900 आपका जो 71 की जो लड़ाई है उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ लड़के इसको अलग करके एक अलग कंट्री का दर्जा दिया हुआ, तो इसीलिए तब से इसका नाम क्या है, वेस्ट बंगाल है, क्लियर है। लेकिन है हमारे कंट्री के ईस्ट में पड़ता है। नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में, बिल्कुल सही है। तो पूछा कि कौन सा गलत है, तो भैया ये सारे सही है, तो इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। जो पूछा इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉल्ड हेलोजन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आपके हेलोजन ग्रुप में आते हैं। आपको चेक करना कि किस ग्रुप में आते हैं, जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, मतलब ये जो वर्टिकल वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन होता है उसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, तो आपको चेक करना कि हेलोजन जो है किस ग्रुप में आता है, ये इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो साउंड वेव होती है, जो ध्वनि होती है, ध्वनि तरंग जो होती है किससे नहीं ट्रेवल कर सकती है, तो वो वैक्यूम निर्वात में नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन आपको पता है लाइट में जो है, जो लाइट है वो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी किस में रहेगी, सॉलिड में रहेगी, क्लियर है। पावर हाउस जो सेल होता है, जो हमारे इंसान या कोई भी सजीव के लिए जो सबसे छोटा पार्ट होता है बॉडी का, सेल ही होता है। तो पावर हाउस जहाँ से एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसका क्या है, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो भैया फर्स्ट स्पीकर जो है लोकसभा कौन थे, GV मालवंकर था। और CD देशमुख जो है फर्स्ट इंडियन RBI के गवर्नर बने थे, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर RBI के कौन है तब बोलोगे ऑसबॉर्न स्मिथ था, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंडियन बोल दिया ना यहाँ पे, तो वो हो जाएगा CD देशमुख, ठीक है। सुकुमार सेन कौन था, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख सकते हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपर हाउस इन ऑफ द USA, तो हमें पता है कि जैसे देखो पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या करते हैं विधायक, सॉरी आपके जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोकसभा के सदस्य बोलते हैं या राज्यसभा का सदस्य, वहाँ पे जाके जाते हैं और कानून बनाते हैं। तो एक होता है लोकसभा होता है हमारे कंट्री में, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोग बोलते हैं क्या है, निचला सदन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को भाई अपर हाउस बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है, अपर हाउस। तो पूछा गया है अब USA जो है, USA में जैसे कि जो हमारे कंट्री में जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं ना, तो USA में उस पार्लियामेंट को वहाँ पे बोला जाता है क्या, कांग्रेस बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, कांग्रेस, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा है तो वहाँ के लोकसभा को बोला जाता है क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, और वहाँ का जो राज्यसभा होता है ना उसको बोला जाता है क्या, सीनेट बोला जाता है। तो वही पूछा है कि बताओ कि अपर हाउस ऑफ USA को क्या बोलते हैं, USA पार्लियामेंट का, तो उसको क्या बोलेंगे, सीनेट बोलेंगे, और लोकसभा को वहाँ का क्या बोलेंगे, लोअर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलेंगे, और वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसके नाम क्या, द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस या सिर्फ कांग्रेस बोलते हैं, क्लियर है।
अगर मान लो कोई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैम्डा जो होती है ये होता है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी होगी ये होती है वेलोसिटी अपन लैम्डा। तो लैम्डा मतलब सबसे ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर मिनिमम। जो व्हाट इज़ द नेम ऑफ और ऑफ मरकरी, तो मरकरी का जो और होता है एस होता है उसका नाम बताओ क्या है, तो उसका एस का नाम जो है आपको उसका नाम है सिनेबार्ग, ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल बिलोंग्स टू के कंट्रोलर ऑडिट जनरल, जो कि गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है कहाँ पे सही जगह पे की है नहीं की है, तो इसका जो देख रेख जो करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, जो कि आर्टिकल 148 में दिया गया है। आर्टिकल 315 किसके बारे में बात करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन मतलब बीपीओ आयोग के बारे में बात करता है। और 324 जो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। क्लियर है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट है, जिसको बोला जाता है हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोला जाता है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी 12 से 35 से लेकर कोई भी अगर आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, इसलिए इसको बोला जाता है हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ प्लेयर इन ए टीम ऑफ बास्केटबॉल, तो ये कितना होता है, ये नंबर ऑफ प्लेयर जो होते हैं इसमें 5 होते हैं, ठीक है। नेम ऑफ ग्रेव साइट, जो आपके समाधि स्थल है किसका, महात्मा गांधी का, उसका नाम क्या है, राजघाट है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड ओजन डे मनाते हैं, ठीक है। और 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। ये सारे डे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया पास्ट में। विच इज़ नॉट करेक्ट कंट्री नेम विथ पार्लियामेंट, जैसे कि यहाँ पे USA जो होता है उसका पार्लियामेंट को मैंने अभी आपको बताया था कि द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस भी बोलते हैं या सिंपल कांग्रेस भी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट सिर्फ पार्लियामेंट ही बोलते हैं, तो USA का पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, नेपाल का पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, और बांग्लादेश का जो आपका पार्लियामेंट उसको बोलते हैं जातीय संसद बोला जाता है। तो पूछा इसमें क्या कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, भैया सारे करेक्ट मैच, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है फर्स्ट टाइम पैसेंजर ट्रेन चलाया गया था, तो वो आपका तमिलनाडु था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपके लोकमान्य तिलक जो है इनके द्वारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, तो वो आपका केसरी नाम है उनका। सतरिया जो क्लासिकल डांस है, जैसे 8 क्लासिकल डांस हमारे कंट्री में है, ठीक है। जैसे कि केरल की बात करूँ, केरल में 2 है, एक होता है मोहिनीअट्टम, एक होता है क्या कथक कली है, ठीक है। यूपी से में क्या है, यूपी से रिलेटेड होता है कथक, यूपी में है कथक हो गया आपका, ठीक है। और अगर आंध्र प्रदेश से बोल देगा तो आंध्र प्रदेश से आता क्या कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से आता कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से भैया बहुत फेमस भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम जो होता है इसी यहाँ तमिलनाडु से आता है। सतरिया जो आता है ये आपका असम से आता है, ठीक है। बाकी 2 का तो आप नाम से ही समझ में आ जाएगा, ओडिसी उड़ीसा से, और मणिपुरी मणिपुर से होता है, ठीक है। तो ये 8 क्लासिकल डांस जो आपको पूछा जाता है। सिर्फ बच्चे कन्फ्यूज कहाँ पे करते हैं, कथक जो होता है यूपी से, और कथकली और मोहिनीअट्टम, देखो कथकली मतलब के 2 बार आ रहा है ना, तो याद रखना केरल से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, तो रेडन को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर, जेनेवा में है। और पूछा जाएगा कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, वो पेरिस में हो गया, ठीक है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। द हेग में किसका हेडक्वार्टर है, तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में एक जगह है। न्यूयॉर्क में किसका है, जिससे यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, न्यूयॉर्क में ही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो भैया SI यूनिट जो पावर ऑफ लेंस होता है उसको क्या होता है, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। पावर P = 1/f फोकल लेंथ होता है। क्लियर है। क्वेश्चन इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकसभा इज करेक्ट पूछा ना। तो देखो मनी बिल जो होता है सिर्फ हम लोग लोकसभा में ही मतलब उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जैसे लाना है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आपका डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, समझ रहे हो, SRD मिनिस्टर हो गया, तो उन्हीं को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक है। ये भी सही बात है। तो ओनली मूव्ड इन लोकसभा में इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही थे। क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी में जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, और सेकेंडरी मतलब वो कि जो किसी दूसरे चीज़ के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे मतलब फ्यूल को जलने से अपने आप निकल के आ जाती है, ठीक है। फ्लाई एश जो इंडस्ट्री में जो आपके वेस्टेज निकलते हैं उसको फ्लाई एश बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सारे आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट है। स्मोक जो होता है जिसको हम लोग ये स्मोक प्लस फॉग को बोलते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। क्लियर है। कितनी बार हमारे कंट्री में भैया नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो भाई 3 टाइम्स लगा हुआ है। कब कब? 1962 में चाइना की लड़ाई के टाइम, 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के टाइम, और 1975 के द्वारा हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और उसी टाइम हमारे संविधान में बहुत सारा संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट 42 के द्वारा, इसीलिए इस संशोधन को बोला जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच्ड। देखो ये सारे किसके, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है। नोवेक डिजोकोविक ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही। राफेल नडाल ये स्पेन से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। देखो ये तीनों ही देखना हमेशा यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये तीनों ही आपके नाम मिलेंगे, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट नाम आपका हो गया, ठीक है। और आपके जैसे ये बैडमिंटन से रिलेटेड जैसे कि जो होते हैं आपके टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उसका होता है यूएस ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। जो विंबलडन ओपन होता है ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंच ओपन जो होता है मिट्टी वाले कोर्ट मतलब क्ले कोर्ट में खेला जाएगा, और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसमें सारे सही आपके ऑप्शन है, तो इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। पूछा था कौन सा गलत है। कौन सी ऐसी पहली महिला है इंडिया की जो इंग्लिश चैनल को पार की थी, तो आरती शाह थी, ठीक है। बचेंद्र पाल कौन है, जो फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया की तरफ से माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थी। पिन वैली नेशनल पार्क जो होता है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो पिन वैली नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। सरस्वती सम्मान जो होता है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। क्लियर है। हमारा जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ये कितना 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में होता है। देखो ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्लियर है। ये भी सही बोल रहा है। और ये जो होता है ये जो टावर मिर्ज़ापुर एक सिटी से होकर जाती है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक सिटी है। और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, जैसे कि जो आपका टाइम का जो रेफरेंस लेते हैं वो कहाँ से, लंदन से लेते हैं, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम जो बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम वहाँ से लेते हैं रेफरेंस। तो जो कि हमारा कंट्री 5.5 घंटे वहाँ के टाइम से आगे रहता है। जैसे कि वहाँ पर अगर 12 बजेगा तो हमारे कंट्री में कितना बज जाएगा, 5:30 बजेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है वो हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन जो है इनको बोला जाता है क्या, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। आप जाके आप सर्च करो नेट में कि ब्लू रिवोल्यूशन किस चीज़ के बारे में बात करता है। उसके बाद आपको वाइट रिवोल्यूशन भी है और ग्रीन रिवोल्यूशन भी है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, इसलिए आप जाकर थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, और बाकी के जो क्वेश्चन आपके जितने भी है फिर मैं डिस्कस करूंगा जब हमारे क्वेश्चंस इकट्ठे बन जाएंगे। और डेली आप सिर्फ इसको फॉलो करो, जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूं उसको आप एक एज ए टॉपिक लेके चलना, और उस टॉपिक से आप कोशिश करो कि नॉन टेक क्वेश्चंस आपके जो भी सोर्स अवेलेबल है, चाहे आपके पास NCERT के बुक्स हो, चाहे आपके पास अरिहंत हो, लुसेंट हो, वहाँ सब क्वेश्चंस नोट्स बाय नोट्स बनाते चले जाओ। धीरे धीरे जो बंदे टेक्निकल वाले बंदे हैं इसी तरह से नॉन टेक की तैयारी करो, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट में भी अपना करते चले जाओ। और तैयारी इसी तरह से होता है यार, सोचोगे कि एक दिन में मतलब कुछ 30 मतलब अलादीन का चिराग जैसा घिसेंगे और तैयारी मेरी हो जाएगी, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। और फिर भी कुछ अगर डाउट रहता तो आप यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको लगता है यार वाकई में इट इज़ बेनिफिशियल, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ एजुकेशन हर किसी बंदे के पास पहुँचे। तो आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिट है तो आपको दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। नहीं शेयर करोगे तो भैया एटलीस्ट उनको रिकमेंड कर सकते हो कि हाँ भैया ये वीडियो देख लो, आपको बेनिफिट मिलेगा, कम टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कुछ आउटपुट आपको मिल जाने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।